अफेयर्स जो गर्ल्स के होते हैं, कॉलेज अफेयर्स होते हैं, टीनेज अफेयर्स होते हैं, वहां पर क्या होता है कि उनको कमिटमेंट नहीं मिलता, काफी समय तक लड़कियां अपना टाइम वेस्ट कर देती हैं। यस। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा अपना, जिनको आपने चाहा बट परिवार वालों ने फोर्स किया, आप दूसरे शादी में आपको करनी पड़ी। बट हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और मेरे साथ में आज हमारी माइंडफुल जर्नी की काउंसलर हैं मिसेस प्रगति भटनागर। आप बेंगलोर से हैं। आप पहले कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जॉब करते थे। अभी हम बात करेंगे किस तरह के जॉब्स में थे वो, और फिर वो काउंसलिंग में कैसे आ गए और मेरे साथ कैसे जुड़े, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग कैसे फायदेमंद हो सकती है, और किन किन लोगों को और किन किन मामलों में काउंसलिंग फायदेमंद हो सकती है, ये सारी चर्चा आज हम करेंगे प्रगति जी से। तो सबसे पहले प्रगति जी, आपका बहुत बहुत वेलकम माइंडफुल जर्नी पर। इट इज अब तो ये आपका भी चैनल है, तो ऑब्वियसली हम इसके मेंबर्स हैं, तो एज अ मेंबर आप भी ग्रीट कीजिए हमारे सभी दर्शकों को। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली टुडे। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माइंडफुल जर्नी के थ्रू मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक्स अ लॉट टू गुंजन मैम फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनकी इट्स वजह से माय आज प्लेजर टू हैव यू हियर। सेम हियर। तो बताएं आपके बारे में। वैसे मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी डाला, जिन लोगों ने नहीं देखा वो मैडम का एक इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। पर 5 मिनट के लिए मैं चाहूंगी कि आप बताएं हाउ यू डिफाइन योर सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग। आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। ओके, सो ये बताएं कि अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही, करियर वाइज या पर्सनल लाइफ में, अगर आप शेयर करना चाहें तो। राइट। सो एक्चुअली ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है। ओके। और तो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना एक मैं कोशिश करती आई हूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करूँ कि व्हाई पीपल बिहेव इन अ सर्टेन फैशन, हम ऐसे क्यों करते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट होने के नाते मैंने जहाँ कहीं भी संभव हुआ उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करी। फिर इवेंचुअली शादी वादी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई उसमें रही। फिर कुछ समय के बाद कुछ साल पहले मुझे पता चला कि मेरी फ्रेंड थी, स्कूल डेज से कॉलेज तक हम साथ थे। फिर थोड़ा सा हम डिस्कनेक्ट हो गए, अपने अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड से मुझे पता चला कि उनको कैंसर, डिटेक्ट हुआ हम। स्टेज 4 कैंसर था। तो मैं रिकनेक्ट हुई उससे, और जब बात करती थी अक्सर, फिर हम फ्रीक्वेंटली टच में रहते थे, बचपन की फ्रेंड थी। तो काफ़ी शेयर करती थी कि शी वाज गोइंग थ्रू अ लॉट, काफ़ी लोनली थी। मतलब उस कंडीशन में भी जब शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, तो उसको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था परिवार से, स्पाउस से स्पेशली। मतलब एक इस समय पे मतलब एक सहारा, भावनात्मक सहारा हमें बहुत चाहिए होता है। तो तब भी कई बार उसको सरकाज़म और ऐसे फेस करना अच्छा। पड़ता था। तो मेरे से सब चीज़ें वो शेयर करती थी। तो हम फ्रेंड्स थे, तो एक दूसरे से काफ़ी बातें और भी जनरल बातें भी इधर उधर की करते थे। कभी कभी अपने ड्रीम्स के बारे में मैं जितना भी हो सकता था कोशिश करती थी कि उसको कैसे बेहतर फील करा सकूं, दिस इज द लीस्ट वी कैन डू। तो कभी अपने ड्रीम्स बताती थी कि मैं अपनी बेकरी स्टार्ट करना चाहती हूँ, कुकिंग का बहुत शौक था। और मैं भी उसको बताती थी कि अब मैं क्या करूँ, अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या करना। तो वो ही मेरे को सजेस्ट करती थी। उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि यू टेक अप दिस ट्रेनिंग, तेरे से बात करके अच्छा लगता है, तो अगर ये करेगी तो शायद और लोग को भी इससे होगा बेनिफिट। तो उसके ही मोटिवेशन से मैंने ये ट्रेनिंग ली थी। बस खत्म होने वाला था तो छोड़ के चली गई, जिम्मेदारी लेके चली गई। हाँ, तो एक तरह से ठीक है। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी बन पड़ती हैं कि एक बड़ा मोड़ ले लेती हैं हमारी लाइफ में। जी, मेरा बहुत मेजर इवेंट था उससे जुड़ना और उसका इस तरह चले जाना। तो वहां से मुझे लगा कि शायद उसी की प्रेरणा से आज मैं यहाँ हूँ। रेस्ट, उनकी सोल के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं, शी में रेस्ट इन पीस। और
तो मुझे आप बताएंगी कि काउंसलिंग, जैसे आप बता रही हैं कि आपने अपनी फ्रेंड को कहा, उनको काफी इतनी मतलब सीवियर कंडीशन में भी आपकी बातचीत करने से उनको रिलैक्स मिलता था। जी, वो क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो किसी से कह नहीं पाती थी, पेरेंट्स ओल्ड थे, तो हम पेरेंट्स को भी नहीं वो परेशान करना चाहती थी। हस्बैंड ज़्यादा कुछ सुनते नहीं थे और मदर इन लॉ के साथ इश्यूज़ रहते थे, तो इन दैट सिचुएशन अ वुमन बिकम्स वेरी लोनली घर कहाँ पे। जाए, किससे बात करें, अपने दिल की बात जी, किसको कहें? तो मैं सिर्फ़ एज़ अ फ्रेंड, मेरे पास कुछ ऐसा स्किल्स वगैरह कुछ नहीं थी, बट एक एक हम एक इंसानी तौर पे जो हाँ, हाँ, कर हाँ। सकते हैं, शायद किसी को सुन लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कभी-कभी हीलिंग का काम करता है, कैथारसिस हम बोलते हैं, एक बिल्कुल। प्रेशर अच्छा, रिलीफ़। हम अपनी फैमिली में या अपने रिश्तेदारों में अगर शेयर करने जाते हैं तो वो उस बात का बतरंग बन जाएगा, या वो बिना बात के मतलब आपको नेगिंग जी। करेंगे उस बात को लेके, तो वहां पे जज शेयर कर करना लिया जाता है। आप बिल्कुल जज किया जाता ना है। लोग इम्पार्शियल होके नहीं, ज़्यादातर जो अगर आप किसी से अपनी संवेदना प्रकट करना चाहो या कुछ इमोशन शेयर करना चाहो, तो लोग जजमेंटल, इसी में प्रॉब्लम है, हाँ, हाँ, हाँ। एडजस्ट नहीं कर पा रही है, ना सप्रेस आधी कर बार तो देते कहेंगे हैं। पागल है, ये तो पागल हो गई है, हाँ, इसका दिमाग हाँ। खराब हो गया है, जी, जी, या इसको इतना मिला जी। हुआ, इसको इसको पच नहीं रहा है, इसमें भी इसको हाँ, शिकायत है। मतलब जी। आपके ऊपर ही आ जाएगी कोई भी चीज बिल्कुल, आपकी वहां तो पर। उसके बाद फिर हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस करना ही छोड़ देते हैं कि कहना हाँ। बेकार है, कहना बेकार है, और कहना ही फिर बेकार वही एक घातक रूप भी कभी-कभी धारण कर लेता है, जो डिप्रेशन वगैरह की बीमारी है, है। जी, जी, कि जी। जब कोई समझने वाला ही नहीं, जैसे एक वो ज्वालामुखी होता है ना, जब अंदर, अंदर, अंदर लावा उबलता है, फिर एक दिन फाइनली फूटता है। हाँ, और वो वो फिर हमें ही नुकसान पहुंचाएगा दूसरों जी, की बजाय। जी। तो तो ये जो डिप्रेशन और अपन जो एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं अभी, तो हमने इसीलिए इस चीज को मुद्दा बनाया कि सप्रेस्ड इमोशन जो लेडीज में रह जाते हैं वही एक तरह से डिप्रेशन का, एंजाइटी का रूप ले लेते हैं, और फिर अभी आज डिप्रेस और कल को हो सकता है वो किसी मेजर बीमारी आउटबर्स्ट आपको हो जाए। जी। तो अपना जो वर्कशॉप आप करने वाले हो, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे आप? राइट, राइट। सो पहले तो मैं कुछ इमोशंस के बारे में डिस्कस करूँगी, क्योंकि सबसे पहले खुद को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारा अपने आप से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, देन नथिंग कैन डिस्टर्ब अस। अगर दैट इज हम अपने ऑल्सो आप को देखें, स्पिरिचुअल। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं वहां भी हम सबसे पहला सवाल यही करते हैं, हु एम आई? मैं बस, कौन हूँ, मेरी क्या बस। जरूरत है, यही समझना सबसे जी, इम्पोर्टेंट है। अपने आप को आपने अगर जान लिया ना, तो कुछ भी आपको कभी हिला नहीं सकता है। मेरी वीकनेस क्या है और मेरी स्ट्रेंथ क्या स्ट्रेंथ है, क्या है? और मैं अपनी स्ट्रेंथ को कैसे वीकनेस बना सकती हूँ। अगर आपने ये सीख लिया ना, तो आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाओगे। राइट, राइट, और राइट। जैसे अगर कोई भी हमें कैसा भी फील कराता है, कई बार लोग हमें इंफीरियर फील कराते हैं, या हमारी पावर चली जाती है उनके पास, हम सारा राइट। कंट्रोल उनको देते हैं, हम सोचते जाते हैं, अब इसने ना मेरे साथ ऐसा किया या कभी ऐसा किया था, सोचते जाएंगे, और सारी पावर आपकी कहाँ चैनलाइज हो रही है, उधर, और उस राइट। इंसान को पता भी नहीं चल रहा है सफर कौन कर रहा है, हम। आप कर रहे हो। तो अब हम अपने आप को कैसे इक्विप कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, वो अपनी शक्ति में वापस आना होता है। सबसे पहले इमोशंस को हम समझेंगे और क्यों जरूरी, और कई बार कुछ लोग करते भी है ना, शायद अनजाने में करते हैं, हम उनको ब्लेम नहीं हाँ, करते, राइट, राइट, राइट। हाँ, क्योंकि इग्नोरेंस में है, हाँ, हाँ। अवेयरनेस ही नहीं है या इनसेंसिटिव है किसी की फीलिंग्स के लिए, उन्हें पता ही नहीं कि अनजाने में वो क्या डैमेज कर दे रहे हैं। मैं जब अपनी अवेकनिंग में नहीं थी ना, तब मैं बहुत शिकायत करती थी, ब्लेम लगाती थी। लेकिन जब मैंने अपने आप को समझाना हुए मैं, तो मुझे सब लोग समझ में आ गए कि वो बेचारा, उसकी क्या गलती है, वो उस वजह से उसने ऐसा किया होगा, उसने तो फॉरगिवनेस भी आसान हो जाता है, बिल्कुल। एक्सेप्टेंस भी आसान हो जाता है, और फिर चीजों के साथ डील करना भी बहुत आसान हो जाता है। जी, तो मैं अक्सर रिकमेंड करती हूँ कि अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, तो आप काफ़ी मतलब आपने एक जर्नी शुरू कर दी है अपने सेल्फ एम्पावरमेंट की। बिकॉज़ जब मेडिटेशन या प्रेयर या कोई भी ऐसी टेक्निक अप्लाई करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी लाइफ स्टेट हाई हो जाती है। यस, यस। वहाँ से हम एक ईगल आई व्यू होता है ना, हाँ, बर्ड्स आई हाँ। व्यू, यस, यस, तब यस। आप देख पाते हो, जो ग्राउंड फ्लोर से आपको नहीं नहीं दिखेगा। दिखता है, वो ग्राउंड ऊँचाई फ्लोर से कोई रियलिटी कुछ दिखेगी, लोग कुछ दिखेंगे, ऊपर आप जाके देखोगे तो कुछ राइट, दिखेगा। तब दिखेगा कि अच्छा वो इंसान कहाँ था, मैं कहाँ थी। अपनी भी गलतियाँ कई बार हमें दिख जाती हैं। तो हमें इसलिए ऊँचे उसमें जाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे तो मेडिटेशन है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि पर्सपेक्टिव को चेंज करना, एक काउंसलर इसमें कैसे हेल्प करता है आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने में? देखिए, काउंसलिंग का एक जो मिसकंसेप्शन शायद है, लोगों को लगता है कि एडवाइस के लिए है, जो कि कि उनको बिल्कुल लगता है हमें भी नहीं पता है, ये क्या बताएंगे, हमें नहीं। पता है, गुस्सा मत करो, हमें भी पता है, दुखी मत हो, हमें भी पता है। बल्कि मेरे को काउंसलिंग भी ये कंफ्यूजन है कि काउंसलर क्या करेंगे, समझाएंगे ना, तो समझ तो हमें ऑलरेडी है, पर अंदर मन नहीं मान रहा, उसका क्या करें?
सबसे पहला लेसन जो है, काउंसलिंग इज नॉट एडवाइस। सबसे पहली जो चीज मुझे बताई गई थी, क्योंकि मैं भी ये सोच मुझे भी मिसकंसेप्शन है कि काउंसलिंग मतलब एडवाइस, मुझे भी था कि काउंसलिंग मींस एडवाइस, कि हम किसी परेशानी में हैं और हम काउंसलर के पास जाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एडवाइस देगा। जैसे हमारी मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी भी एडवाइस देने लग जाती है, बेटा तू ही समझ ले, तू ही कर ले, एडजस्ट कर ले। ठीक है। आप अपने हस्बैंड को बोलोगे मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, आपकी फैमिली से बोलेंगे एडजस्ट कर लो, क्या करें लोग तो ऐसे ही। तब काउंसलर के पास जाके भी क्या करना है, वो भी एडवाइस ही देने वाले हैं, तो वो तो हमें वैसे ही पता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड एडवाइस? ओके, मैं किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। जब हमें बीमारी होती है कोई भी, आपने बोला फीवर, सबसे पहले क्या होता है, जिनके कॉल्स आते हैं और एक डॉक्टर के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जब हमें कोई पूछ रहा है कि हम बीमार है तब। हाँ, अरे कैसे हो, जैसे किसी ने हाल चाल जानने के लिए फोन किया, हाँ हाँ तो हाँ सबसे पहले क्या वो करता है, ये ले लो, वो ले लो, ये खा हाँ लो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जुकाम है, अच्छा स्टीम ले लो, हाँ और हाँ, आज ये हो रहा है। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर पहले जांच लिखेगा मेरे हिसाब से। डॉक्टर पहले सिम्टम्स पूछता है, हाँ हाँ, ऑडिट, और अभी तो मतलब जब हम इन फेस जब कंसल्ट करने जाते हैं, आई चेकअप, टंग चेकअप, बहुत सारी चीजें पहले देखता है, हाँ हाँ उसके बेसिस पे फिर वो डायग्नोज करता हाँ है। हाँ, राइट। वो डायरेक्ट एडवाइस नहीं दे रहा है, पहले वो जी देखेगा कि किस एडवाइस की जरूरत है। जी, तो वही एक डिफरेंस होता है जो हमारे वेल विशर्स होते हैं, बट चाहे जाने अनजाने कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, और चीज बात सिचुएशन बनने की जगह बिगड़ सकती है। बट एक जो ट्रेंड है, मैं ये नहीं कहूंगी कि हम लोग परफेक्ट होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, बट हम एक समझने की कोशिश करते हैं, एक मिरर के तौर पे एक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है जिसमें आई प्रिफर कि पीपल एक्सप्रेस देमसेल्फ, हमें सुनना है, सुनना है, ठीक है, बिना जजमेंट के। काउंसलिंग का एक स्टेज वो भी होता है, किसने क्या बोला मुझे ना उसमें जज करना है, सिर्फ कंपैशन रखनी है, और बहुत जरूरी है, स्टेपिंग इनटू समवन एल्सेस शूज, नॉट व्हाट आई एम डूइंग इज राइट। मैंने जो किया अपना नहीं बताना है कि अच्छा तुम्हें ऐसे जॉब का प्रॉब्लम, मैं जब थी ना मैंने ऐसे किया था, ऐसे किया। वो जो एक उम्मीद से आए हैं, तो उसको तो और मैंने शक्तिहीन महसूस करा है कि मैं तो ऐसा कर ही नहीं पा रहा हूँ, और तुमने तो ऐसा किया नहीं। पहले तो होता है कि उनका हम जाने सिचुएशन क्या है। अगर इंसान को जॉब में प्रॉब्लम आ रही, हो सकता है इट माइट बी लैक ऑफ स्किल्स, या लैक ऑफ इनफ मोटिवेशन, या क्लैरिटी नहीं है उन्हें कौन, तो पहले हम रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं कि हर जगह मुझे लगता है यही चीज आ जाती है कि रूट कॉज पर पहुंचाते हैं जो भी प्रोफेशनल्स हैं। चाहे वो एक आप टैरो रीडर की बात करो, वो भी रूट कॉज पकड़ता है। मैं हिप्नोथेरेपी मैडम के पास गई थी, दीप्ति मैम का रूट कॉज पकड़ा, और आप भी वही बात कर रहे हैं कि वो रूट कॉज तक पहुंचा देते हैं। देखिए, जो सरफेस पे आता है ना पेड़ में पत्ते फल, तो वो तो जब तक जड़ है तो वही पत्ते आएंगे, वही फल आएगा, तो जड़ से उखाड़ा जाता है। अच्छा, एक बात, एडवाइस और काउंसलिंग का मुझे ये भी, जैसे हम किसी से एडवाइस लेने जाएंगे ना, तो सबसे पहले तो ब्लेम लगाएंगे, जुकाम हो गया है, तुम ज्यादा बोलती हो, तुम गर्म पानी पीने का ध्यान नहीं रखती, तुम धूप में चली जाती हो, तुमने ठंडा खा लिया होगा। तो फिर आपको लगता है कि यार अब मम्मी का फोन आएगा तो नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को बोलना ही नहीं तो ये देखिए वहीं से हम एक्सप्रेस करना खत्म कर दे रहे हैं। राइट। और जो डॉक्टर होगा, ट्रेंड एक फिजिशियन होगा, सबसे पहले आपसे पूछेगा कितने दिनों से हो रहा है, अच्छा चेकअप्स करेंगे, आपको कैसा फील हो रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं, उसके आधार पे फिर वो अपनी तरफ से प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली काउंसलिंग इज नॉट एडवाइस, नेवर। सो देन मैंने आपके लिए क्वेश्चंस भी लिख के रख रखा है। तो मैंने आपसे जान लिया आपने काउंसलर बनना क्यों चुना और काउंसलिंग होती क्या है। कैसे एक काउंसलर के पास जाने के बाद कैसे सेशंस होते हैं, कैसे गाइडेंस होती, क्या प्रोसेस रहता है? इट कैन डिपेंड इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कई बार इंसान ऐसे उसमें भी होता है, जैसे बेरीवमेंट है, किसी ने अपने को खो दिया, तो उस सिचुएशन में मतलब कई बार शब्द इनफ नहीं होते हैं, वर्ड्स कैन नॉट रिप्लेस द पर्सन। जो सबसे बड़ा जो सफरिंग एक आता है ना, किसी अपने को खोने का आता है, और स्पेशली जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हो, एक लाइफ में वॉइड आ जाता है। तो वही समझना
कि वो इंसान इस समय कैसा फील कर रहा है, वो हमें समझना जरूरी होता है हमको। तो जब भी कोई हमारे पास आता है, मैं अपनी तरफ से पूरा पहले समझने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअल समस्या क्या है। ये डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, या लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या कुछ ऐसा, या कुछ साइकोलॉजिकल इश्यू भी उससे क्रिएट हो, बिकॉज डिप्रेशन वगैरह वहां से आता है, हैलुसिनेशन, पैरालाइज, ये सब भी हो सकता है। एक कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं कि हम ब्रेन जब रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो एक अपनी रियलिटी क्रिएट कर देता है। तो ये सब थोड़ा सा कॉशियसली हमें आइडेंटिफाई करना। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम आपके पास एक पूरा फुल प्रूफ प्लान होता है कि क्या प्रॉब्लम है तो कैसे उसके थ्रू जाया जाएगा। वेरीज, मतलब इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ये पर्सन टू पर्सन ट्रीटमेंट वेरी करेगा। एग्जैक्टली, बहुत अटेंशन और फोकस के साथ हमें समझना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है पहले। कुछ लोग काफी जो सुलझे होते, एक देखिए सबकी कोपिंग एबिलिटी अलग अलग होती है। इट डिपेंड्स ऑन माय परसेप्शन, माय थॉट प्रोसेस। अगर मैं आपके पास एक रिसीविंग मोड से आई हूँ, तो आप जो भी मुझे गाइड करोगे मैं रिसीव करूंगी, क्योंकि मैं भरोसे से आई हूँ कि हाँ, दिस पर्सन इज गोइंग टू गाइड मी अप्रोप्रिएटली। कई बार लोग आ तो जाते हैं लेकिन शायद इतने रिसेप्टिव नहीं होते हैं, अरे क्या होगा जाके। तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि रिसेप्टिविटी कितनी है पर्सन की, ट्रस्ट भी है उनको कि नहीं है, और हमें अपना बेस्ट इंटरेस्ट हार्ट में रखना पड़ता है फॉर द अदर पर्सन। और अगर इफ समवन इज विलिंग टू टेक स्टेप्स टू ब्रिंग चेंजेस इन देम, बिकॉज इट इज ऑलवेज अबाउट यू एंड ओनली यू। अगर हमें सिर्फ अपने में ही बदलाव लाना होता है, so the person is willing to accept first of all and then willing to take the necessary step, it becomes easier. राइट। ज्यादा रेजिस्टेंस होता है तो और यही सेम वो हिप्नोथेरेपी में भी बात है कि ट्रस्ट, और इफ यू आर विलिंग टू कोऑपरेट विद द पर्सन एक्सपर्ट, तो काम जल्दी हो जाता है और इजी हो जाता है। जी, जैसे अब ईश्वर की भक्ति में भी तो यही है ना, हम ज्यादा डाउट से करते हैं तो नहीं होता। भगवान अगर आप डाउट रख रहे हो तो डाउट करने के बहुत रीजन है, तो फेथ रखना, और फेथ रखते हैं तो फेथ रखने के भी बहुत रीजन हमको मिल जाते हैं। अगर कोई हमारे पे फेथ रखता है तो हम भी अपना 100% देते हैं। तो इट्स अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, कोलैबोरेट करना पड़ता है। यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको माइंड मेकअप करना होगा कि मुझे इस समस्या से बाहर निकलना है ना, और काउंसलर उसमें मेरी मदद करेगा। ये नहीं कि मैं रेजिस्ट करूं कि तुम बदल के दिखाओ मुझे, जी वो नहीं हो सकेगा। हाँ, लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करता है कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मैं क्या कितने दूसरे को समझ पा रही हूँ। इट्स बोथ वेज। तो कभी अगर वो नहीं होते तो आई हैव टू क्वेश्चन माई सेल्फ, वेयर एम आई फेलिंग। क्योंकि वही जब हम बता तो रहे हैं इट्स ऑल अबाउट यू, मुझे भी तो अपने को शीशा देखना पड़ेगा ना, वेयर एम आई लैकिंग देन। तो एक काउंसलर की एक्सपर्टी भी इसमें रोल प्ले करती है। सबसे पहले खुद को भी काउंसिल करना पड़ता है। राइट। तो आपके किस तरह के मामले आते रहते हैं आपके पास, या जैसे हमारे, मैं आपको अपने चैनल का बताती हूँ, मोस्टली हमारे पास में अफेयर्स जो गर्ल्स के होते हैं, कॉलेज अफेयर्स होते हैं, टीनेज अफेयर्स होते हैं, वहां पर क्या होता है कि उनको कमिटमेंट नहीं मिलता, काफी समय तक लड़कियां अपना टाइम वेस्ट कर देती हैं। ठीक है, फिर वो मेरे पास रीडिंग के लिए आती है, मैं उनको एनर्जी चेक करके बताती हूँ कि भाई ये बंदा आपके लिए रिलायबल नहीं है, ये आपको कमिटमेंट नहीं देगा, आप इसको छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए, या आप किसी और अच्छे कोई और आपको मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। लेकिन वो ना मूव ऑन नहीं कर पाते, वो इतने अटैच होते उस पर्टिकुलर पर्सन से कि चाहे वो उनको रेस्पॉन्स दे रहा है नहीं दे रहा, ब्लॉक करा होता है। 2-3 साल हो गए, मैं पूछती हूँ कि आपकी बातचीत कब से बंद है, तो कहते हैं 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हमारी कोई बात नहीं हो रही, लेकिन हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे। खास एक मेरे पास ये समस्या आती है। और मैरिज में भी जैसे अब्यूसिव मैरिज होती है, नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स होते हैं, नार्सिसिस्टिक इन लॉज होते हैं, तो लेडीज दबी हुई हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, वो लोग उसको बिल्कुल किसी तरह की फ्रीडम नहीं देते हैं, तो वो मेरे पास आती है परेशान लेडीज की, हम अपनी जिंदगी कैसे जिएं। तो इस तरह के मामलों में क्या काउंसलिंग हेल्प कर सकती है? जहाँ तक रिलेशनशिप्स हैं तो यस, इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज अब जैसे कुछ सिचुएशंस हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या हेल्थ रिलेटेड है, तो इट्स जस्ट पर्सन सेंटर्ड, एक पर्सन से रिलेटेड है। बट जो रिलेशनशिप्स है, इट्स लाइक ऑपरेटिंग अ जॉइंट अकाउंट। तो जाहिर सी बात है, रिलेशनशिप में गिव एंड टेक तो बहुत जरूरी है।
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वन वे तो कोई भी रिश्ता नहीं निभ पाता है। और रिलेशन जो इमोशंस है ना, क्योंकि कहते हैं अगर इफ यू हैव लव्ड समवन तो एक आत्मा का कनेक्शन हो जाता है, और किसी से बिछड़ जाने से कहते हैं ना हम अपना हिस्सा खो देते हैं। अब अनफॉर्चुनेट ही कहेंगे कि किसी ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, लेकिन क्योंकि अपनी खुशी हमें देनी है ना, हमें हमारी खुशी जो चली गई है हमें उसको रिस्टोर करना है। राइट। अब वो पर्सन आएगा वापस नहीं आएगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। फिर आप वेट करते रहो, यू आर गिविंग द पावर टू सम अदर पर्सन। तेरी हाथ में मेरी जिंदगी है, तू वापस आया मैं हंसूंगी, तू वापस नहीं आया मैं रोती रहूंगी। तो उसका तो ऐसे सिचुएशन में तो फॉरगिवनेस भी हमें रखनी पड़ती है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, उसका क्या सिचुएशन है। और देखिए, वी ऑल आर इंडिविजुअल्स इन आवरसेल्व्स। मैं एक व्यक्ति हूँ, आप एक व्यक्ति हैं, एक दूसरे की जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली हम लव जिसको हम समझ रहे हैं, हम एक्चुअली कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरे लोगों को, ये मेरी विल के हिसाब से चलना चाहिए तो मेरा को लव करता है। एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं थोड़ी, जाहिर सी बात है, फेज होता है। अभी जो हाँ। हम वर्कशॉप करेंगे ना, जिसका मॉड्यूल 1 है अनुभूति, फीलिंग्स के बारे में हम बात करेंगे, कहाँ से प्रॉब्लम, कुछ फेजेस होते हैं, स्टेजेस भी होती हैं। जो लव की स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहले तो ऑब्वियसली एक इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन से जो शुरू होता है, लेकिन आपके इम्तिहान भी तो आते हैं बीच में जी। अभी हंसी मजाक नहीं, यू फाउंड समवन, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, बहुत एक अच्छा एहसास। इसीलिए क्योंकि देखिए कहते हैं ना, लव इज मैजिक, मैजिक इज एन इल्यूजन। मैजिक कर देता है, लेकिन वो एक भ्रम भी होता है। अब वो तो मैजिशियन आपको जो दिखाता जाएगा आप देखते जाओगे, लेकिन जिसको मैजिक की ट्रिक पता चल गई वो, और फिर शो खत्म हो जाए लेकिन आप कहो कि ये मुझे अब बाहर नहीं जाना है, मुझे तो मैजिक में ही रहना है। हाँ, वो क्योंकि देखिए, एक तो ये हमें रियलिटी, जिंदगी की बहुत बिटर रियलिटीज होती हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा कोपिंग मैकेनिज्म जो हम बात कर रहे थे ना, आप कोप करने के लिए हम वो ढूंढ लेते हैं कि एक अच्छा सा फीलिंग है, जबकि इसका ओरिजिन से बॉलीवुड मूवीज तो इसको बहुत एम्पलीफाई कर देती हैं। राइट। मैं तो कहती हूँ, मेरे पास सब जने आते कि तुम सिमरन नहीं हो, मैं सीधा एक ही बात बोलती हूँ। हम कंपेयर करने लगते हैं, उसने तो लेकिन भूलना नहीं चाहिए, वहां तो एक स्क्रिप्ट होती है, 3 घंटे का एक रन होता है, जिसमें शुरुआत ऐसी होती है और स्क्रिप्ट ऐसे एंड हो जाती है। और मूवीज में हम लोग इसलिए देखना पसंद करते हैं, कोई जो हमारी सप्रेस्ड डिजायर्स होती है ना, मूवी पूरी होती है। राइट। हमारी जीवन में जो नहीं हो पाया, कई बार आप देखो जो स्क्रिप्ट राइटर्स है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, वो भी अपने जीवन के अनफिनिश्ड पहलुओं को उसी के थ्रू दिखाते हैं। राइट। जो वहां पे उतना अच्छी एंडिंग नहीं हुई थी, वो मूवी में अच्छी एंडिंग दिखा देंगे उसको। देखिए, ड्रीम्स पे, डे ड्रीम से हमारा फुल कंट्रोल है, कितना भी देखो अनलिमिटेड है। रियलिटी फेस करना थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। अब किसी ने, हम बात कर रहे थे रिलेशंस की, किसी ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, या पता नहीं उनका सिचुएशन क्या, एंड इफ यू हैव लव्ड द पर्सन एक्चुअली, देन यू विल ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सी द व्यू पॉइंट कि किसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि कोई डर गया हो आगे बढ़ने से, फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो। अगर आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे तो जाहिर है कि जिम्मेदारी आएगी। वो तो डबल फेज है। अच्छा भाई, वी लाइक ईच अदर, डेट किया, कैंटीन में खाया पिया, होटल में, बेस्ट, दैट कैन नॉट गो ऑन एंड ऑन। नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो, एंड मैन स्पेशली थिंक अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। परिवार जब आगे बढ़ेगा तो आर बी वेल इक्विप्ड। हो सकता है कि वो फोकस करे कि हम पहले अपने फाइनेंशियल्स को सिक्योर कर लें, तो वो भी इंसान फिर गलत नहीं कह सकता। राइट। प्रैक्टिकल बात। एक्चुअली मुझे लगता है कि लव में प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होती है जो प्रैक्टिकल नहीं रह पाते हैं। जी, तो आपस में डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। डिपेंड्स फ्रॉम कपल टू कपल। एक जो हम अभी कुछ भी अगर एक कंक्लूजन निकालेंगे, इट मे नॉट फिट टू इट मे नॉट बी एप्लीकेबल टू एवरीवन, इट वेरीज फ्रॉम कपल टू कपल। हम सबको एक ही एडवाइस नहीं दे सकते, जैसे एक को कुछ एडवाइस दी और दूसरे को आपको कुछ एडवाइस देनी होगी।
और एक कहते भी है ना कि लव इज लाइक बटरफ्लाई, इफ यू सेट इट फ्री, इफ इट कम्स बैक टू यू, इट इज योर्स, ये इट इफ इज इट डज योर्स। नॉट, इट नेवर वाज, यस यस यस। वाज तो काउंसलिंग कैन हेल्प इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। जी। ओके। तो मैं और आपसे कुछ, अच्छा एक मुझे ये बताइए कि आप ऑलरेडी आप काउंसलर हैं, आप लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे से समझ सकते हैं। टैरो रीडिंग सीखने का आपने कैसे सोचा? बाय द वे मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि मेरा जो टैरो लर्निंग का कोर्स चल रहा है उसमें ही मैं मैडम से मिली हूँ। मैडम इस वक्त मेरी स्टूडेंट भी है और टैरो मुझसे सीख रही हैं। तो मुझे ये जानना है कि आप ऑलरेडी अपने अच्छे प्रोफेशन में हैं, और वैसे टैरो रीडर भी एक तरह का ह्यूमन साइकोलॉजी को ही इट्स टैप करता सुपीरियर, है। आई वुड से, तभी मैं अपने को अपग्रेड करने के लिए इसमें आई। तो टैरो रीडिंग से कैसे फायदा मिलेगा आपको काउंसलिंग में? या अगर टैरो रीडर एक अच्छा काउंसलर हो तो क्या ये एक दो धारी तलवार हो सकती है? देखिए, मेरा तो ये मानना है किसी भी तरह की नॉलेज या विद्या हमेशा आपके साथ रहती है और हमेशा आपकी बेनिफिट के लिए होती है। और कहीं तो कहीं यूज मतलब आ ही जाती है। हाँ, आप जो भी मतलब लर्न करोगे वो आपको ही अपग्रेड करेगा। सो अच्छा, मैं इसमें कैसे आई वो भी आप काफी हद तक क्रेडिट आप ही का है। सो जैसे मेरे पास एक मेरी काफी अच्छी फ्रेंड है, तो जब ये पता नहीं कुछ उनसे बात चली थी, शी वाज गोइंग थ्रू सम चैलेंज इन रिलेशनशिप, सो शी मेंशन्ड अबाउट ट्विन फ्लेम्स। तो मैंने कहा मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा है, पता नहीं ये सब क्या है मैंने, लेकिन शी केप्ट टेलिंग अबाउट ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम। अच्छा, मैंने कहा अच्छा भैया फिर गूगल करती हूँ ये है क्या, जानू तो कम से कम जो कोई इतना, शी इज वेरी डियर टू मी, सो मैं उसको समझना चाहती थी कि किस बारे में बात कर रही है। और मैं अपनी लर्निंग के लिए भी आए कि रीडिंग अबाउट ये सोल लेसन्स क्या है, सोल कॉन्टेंट ना, तो मेरे को भी इसमें इंटरेस्ट आता है, पढ़ती रहती हूँ। तो शायद मैंने इसे टाइप किया होगा अबाउट ट्विन फ्लेम्स और वीडियोस आए, तो उसमें एक आपका वीडियो भी था ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। तो जब मैंने देखा और साथ साथ में कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल लेसन्स पे भी आपके वीडियोस थे, तो जब मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि मतलब क्योंकि मैं भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रही हूँ, जो आप डिवाइन फेमिनिन के वो बता रहे थे, तो काफी चीज मेरे लाइफ से रेजोनेट हो रहा था कि मतलब, तो मुझे ये चीज ये एक अलग लेवल पे वो था। यू आर टॉकिंग अबाउट द जर्नी ऑफ सोल इवोल्यूशन है, तो हम जो इतनी मेहनत करते हैं अपने ऊपर, लेकिन जब कोई सामने वाला बता पा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो भी इम्तिहान दे रही थी उसके रिजल्ट जैसे कोई डिक्लेयर कर रहा है अब। राइट राइट। तो मैंने शायद आपके उस समय तो हमारा कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं था, बट जब मैंने आपका एक सर्टेन कुछ रीडिंग देखी थी, मेरा मन किया था ये लेडी मेरे सामने हो ना, मैं इनके पैर छूना चाहती हूँ, ओह माय गॉड। वो भाव आया था। तो और क्योंकि अब देखिए, मैं तो कुछ भी लर्न करती हूँ तो सबसे पहले देखती हूँ कि उसका मेरे को कैसे वो बेनिफिट आएगा, और जितनी भी अभी तक मैंने कुछ भी कोर्स किया सीखा, मैं चाहे उसको प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा है, अपनी जिंदगी सुधारने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। और तो उसमें अब जैसे हम टैरो रीडिंग करते हैं अपने घर में भी, कोई फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स है, कुछ उनके इश्यूज हैं, और मेरे पास कोई काउंसलिंग के लिए नहीं आएगा। घर वाले बिल्कुल नहीं। सो बट उनको जैसे मुझे लगा कि जो मैं मतलब आई एम वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ऑल द टैरो रीडर्स, कि बहुत मुझे एक श्रद्धा का भाव आता है कि जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं और कितना देख पा रहे हैं, दैट मैटर्स। आप सिर्फ एक कार्ड में एक पिक्चर देख के बता पा रहे हो किसी का अतीत क्या रहा है, प्रेजेंट क्या है, भविष्य क्या, तो उसमें तो सामने वाले को फिर कुछ बताने की ही जरूरत नहीं है ना। राइट राइट। आप एक कार्ड उठा के देख पा रहे हो कि ऐसा है, तो जब इंसान समझ ली कि बिना बोले ही समझा जा रहा है उसको, तो इट्स एन एडेड एडवांटेज। तो आपको टैरो ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसकी जो पावर्स हैं, जिस तरीके से ये लोगों की मदद कर सकता है उस चीज ने जी। और ये टैरो रीडिंग डेफिनेटली आपके प्रोफेशन में भी आपको हेल्प करेगा कि कोई इंसान अगर आपको अपने बारे में आपको अपने बारे में उतना नहीं बता पा रहा है, तो आप एक बार कार्ड खींच के देख लेंगे कि ठीक है ये बात इसने बताई नहीं पर ये चीज भी है। जी, और जी, आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग में शायद टैरो आपको हेल्प कर सकता है कि आप जी, एप्रोप्रिएट क्वेश्चन कर सकें या राइट। पिन पॉइंट कर सकें कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो मैं शायद टैरो को हो सकता है कमर्शियली तो शायद नहीं करूं उस लेवल तक, एक
ये भी जैसे एक तपस्या है कि हाँ, कोई भी ना प्रैक्टिस हंसी मजाक नहीं है। एवरी कोई भी अगर विद्या तो प्रैक्टिस मांगती है। जी, और आपने तो पहले ही लेसन में हम लोग को बोला था कि क्या क्या नेसेसरी है, तो इसको मैं लाइटली नहीं लेती हूँ। टैरो है, आई कंसिडर इट वन स्टेप अहेड ओके, ऑफ हाँ, व्हाट थोड़ा सा आई। ऐसा लगता है डिवाइन भी आपके काउंसलिंग में हेल्प कर रहा है, ऐसा आपको लग एग्जैक्टली रहा एग्जैक्टली, क्योंकि मैं जब मैंने शुरू किया था ना, तो एक पॉइंट के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि ह्यूमन स्किल्स आर नॉट इनफ। है? ओके, हाँ, ये मतलब इतना जो लोगों का परेशानी है कि जब तकलीफ आप देखो ना, तो ठीक है हम बात करके हीलिंग वो सब कर सकते हैं, लेकिन कई बार मुझे लगता था भगवान जब इतनी इस तरह के लेवल की तकलीफें दी हैं, तो फिर उस लेवल की मुझे स्किल्स भी तो दो। यस यस यस। बीइंग तो ये सेम चीज मुझे भी लगी, पता है, मैं टैरो रीडिंग करने का भी मुझे एक लिमिटेशन फील होने लग गई थी कि मैं हेल्प कर रही हूँ टैरो के थ्रू, मैं ऑब्वियसली वो भी एक तरह की काउंसलिंग ही होती है, आप साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ही दे रहे हो उन लोगों को, लेकिन ऐसा लगता था कि यार अगर इसकी जगह कोई प्रोफेशनल काउंसलर होता तो शायद इसकी ज्यादा हेल्प कर सकता। तो जैसे आप कह रहे हो कि काउंसलिंग में टैरो आपको हेल्प करेगा, मुझे ऐसा लगता है टैरो रीडिंग के बाद अगर काउंसलिंग ले ली जाए तो बंदा और बेटर फील कर सकता है। या देखिए टैरो रीडिंग के बाद अगर हिप्नोथेरेपी ले ले, जैसे मैं उसको रूट कॉज बता दूं प्रॉब्लम का, तो सीधा वो जाएगा कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम निकल के आई है, प्लीज हील मी। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल, देखिए हर मोडालिटी की एक अपनी इम्पोर्टेंस है यस, ना? हम और उसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, राइट। एवरी मोडालिटी इट कैन गो हैंड इन हैंड, ऐसे तो नहीं कि एक कंपाउंड इफेक्ट जिसको बोलते हैं, अगर आपने बहुत सारी चीजें एक साथ कर ली तो ऑब्वियसली कंपाउंड इफेक्ट आएगा वहां। और मतलब कैसे हम उसको किस प्रपोर्शन में कैसे कर सकते हैं। बट मैं यही बता रही हूँ कि टैरो का जो मुझे एहसास हुआ कि ऑब्वियसली इसमें यू हैव जब कोई हमारे पास देखिए आता है, परेशानी में ही आते हैं ज्यादातर, टैरो रीडिंग के लिए या काउंसलिंग है, हाँ, किसी न किसी परेशानी में ही आएगा। परेशानी में होते हैं। तो उसमें हमारा एक अपना, जिसे बोलते हैं ना, हमारा हाई लाइफ स्टेट में होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली डेफिनेटली, जिम्मेदारी यस। है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं कोई मेरी जब भी तबीयत खराब होती है या मेरा गला भी खराब होता है, मुझे पता है कि मैं इसको इतनी देर तक नहीं बोल पाऊंगी ना, मैं जी क्लियर मना कर देती हूँ कि मैं जी रीडिंग नहीं दे पाऊंगी, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एनर्जी की इसको इस वक्त जरूरत है। अगर मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है तो मैं कैसे दूंगी उसको वो बिल्कुल। एनर्जी। तो जैसे एक न्याय की बात होती है ना, कि कोई मेरे पास आया है किसी उम्मीद से, तो उसके साथ न्याय करना एक मेरी जिम्मेदारी है, राइट मोरल राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। तो जब अब किसी व्यक्ति ने क्या उनको तकलीफ हुई है, किस दौर से गुजर के आए हैं, हो सकता है मुझे नहीं पता पर, तो जब टैरो रीडिंग आपने बोला इट्स एन आर्ट ऑफ डिविनेशन, तो अगर मैं एक हायर सोर्स से कनेक्टेड हूँ, तो आई जस्ट कंसिडर माई सेल्फ एज अ चैनल, एज अ मीडियम। चैनल, यस यस, मीडियम। I will be like my higher self will be governing me. राइट 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 मैं राइट। एक ह्यूमन ना होके, एक ह्यूमन हो सकता है कि हम जजमेंटल हो जाएं, जानवर नहीं आता है, हाँ हाँ नॉट अवेयर, जजमेंटल हो सकते हैं, बायस्ड हो सकते हैं। तो अगर मैं एक हायर उसमें हूँ, तो मैं शायद थोड़े बेहतर हाँ। तरीके तो से। टैरो ने मेरी हेल्प इसमें करी है कई बार कि ना, बायस्ड होने से मुझे बचा लेता है। जी जी जैसे कि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, या मैंने जो भी सिचुएशन सुनी, मैं कुछ और कहना चाहूंगी, लेकिन एडवाइस के लिए मैंने कार्ड निकाला, शायद जी वो कुछ ऐसी बात कह रहा होगा जो मुझे लगेगा कि अगर ये कार्ड नहीं बोलता तो मैं ये बात इसको नहीं बोलती। हाँ तो ऑब्वियसली आप टैरो रीडिंग सीखेंगे तो आप एक बेटर काउंसलर जरूर से बन पाएंगे। जी। ओके, मैं वही बोल रही हूँ कि आप लोग के लेवल तक शायद अभी नहीं पहुंच सकती है, वो भी उसके लिए भी एक तपस्या चाहिए, देखो, हर चीज, डेडिकेशन। हर स्किल टाइम मांगती है वो तो। जी हाँ, हाँ, लेकिन बस जब इतना आप है। लगातार प्रैक्टिस करते जी रहे तो मास्टरी करना कोई बहुत ऐसी चीज भी नहीं है, इम्पॉसिबल जी, चीज भी नहीं है। तो मैं एटलीस्ट कम से कम अपने लवर्ड वंस को तो एटलीस्ट हेल्प कर सकती हूँ ना, जो कि मेरे से काउंसलिंग नहीं चाहिए, लेकिन हाँ हाँ हाँ। ये करके बताओ ना, तो तुरंत और कि कई अच्छा, बार कार्ड ने बोला तो फिर सही बोला हाँ, होगा। वो बात अच्छा, है। मुझे अब ये बताएं कि कुछ चीजें हम काउंसलिंग की और बात करना चाहूंगी। मैंने एक बुक पढ़ी थी, काफी पढ़ती रहती हूँ मैं उसको, लुइस एल हे की जो बुक है, हाउ यू कैन हील योर लाइफ, जो दुनिया की सभी भाषाओं में, 78 भाषाओं में शायद वो आई हुई जी है। उसमें पीछे की तरफ एक पूरा पोर्शन है कि आपको कोई बीमारी हो रही है, मेंटल या फिजिकल बीमारी जो हो रही है, उसका लेना देना कहीं ना कहीं आपके किसी इंटरनल इमोशन से होता है या इंटरनल किसी चीज से होता है, और जब आप उस पर्टिकुलर इमोशन को सप्रेस करते हो तो वो बीमारी का रूप लेता है। तो ये चीज मुझे बहुत मतलब एक्साइट किया इस चीज ने कि अच्छा ऐसा भी होता, मतलब उसमें, उस बुक में तो हर एक चीज, मतलब उन्होंने छोटी, जैसे अगर आपके कहीं मस हो रहा है ना, मस्सा हो जाता है, तो उसका भी लेना देना कहीं ना कहीं इमोशन से बताया। अगर आपको कहीं पेन हो रहा है तो भी इमोशन से बताया, कोई छोटी बीमारी है तो भी इमोशन से लेना देना, कोई बड़ी बीमारी है तो भी इमोशन से लेना देना है।
तो आप मुझे बताएं कि लोग इमोशन सप्रेस करते क्यों हैं और इमोशन सप्रेस करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? कोई जैसे अभी हमने बिगनिंग में बात किया था कि सोसाइटी जो है ना इनेप्ट है, मतलब उन्हें नहीं पता कि सामने वाले की फीलिंग्स को समझना कैसे है। इमीडिएटली हम कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं, जजमेंट पे आ जाते हैं, तो इसलिए इमोशन सप्रेस हो जाती है, क्योंकि एक तो इमोशंस एक्सप्रेस करना वीकनेस का साइन समझा जाता है। बहुत इमोशनल है तो सारे दिन रोती है, हर बात पे रोने लग हर जाती बात है। पे तुम्हारा ही शुरू हो जाता है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आपको एक तो मतलब समझते हैं कि वीकनेस है, और दूसरा फिर आप समझते हो कि रिजेक्शन मिलेगा मुझे, तो फिर हम अपने आप को ये प्रिटेंड करने लगते हैं, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल फाइन हूँ और मैं बिल्कुल खुश हूँ, और अंदर क्या वो हम जानते हैं। जब हम और अकेले अगर आप ऐसा होते करते रहेंगे और लंबे समय तक करते रहेंगे तो क्या जी प्रॉब्लम्स हो सकती है? देखिए, तो जो सप्रेशन की बात कर रहे थे, तो आप मेमोरी लॉस हो सकता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वेट गेन है, सडन इमोशनल आउटबर्स्ट। अचानक से आप कई बार लोगों का रिएक्शन देखोगे कि उस रिएक्शन का जरूरत भी नहीं था, बट हाँ, अचानक। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था, इतना गुस्सा क्यों आ गया? हाँ, तो लेकिन वो व्यक्ति, वो जैसे ज्वालामुखी है ना, या प्रेशर कुकर होता है, हाँ हाँ हाँ। धीरे 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 प्रेशर बनना शुरू होता है, और एंड में जाके वो सीटी बजती है, जब वो कुकर उसको हैंडल नहीं, कंटेन नहीं कर पाता उस प्रेशर को, तो सीटी बज जाती है। तो वही होता है जब हम किसी को भी हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे ना, और इंसान जब हार मान लेता है, अब इन लोग से बोलना ही बेकार, वहां पे ये सब होता है। अच्छा, हम डिजीजेस की जो बात कर रहे थे, जैसे हेडेक्स वगैरह होती हैं, माइग्रेन्स हैं, तो दैट इज सप्रेस्ड एंगर। राइट है, और आप जाहिर नहीं कर पाए हो, कई बार होता है ना, घूट पी के रह जाते हैं। कई बार हम डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाए जाते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन उसका जड़ कहीं और जाके होती है। जी, तो तो इसीलिए कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान अपने इमोशन सप्रेस करने की वजह से प्रॉब्लम में है? ये कैसे पता चलता है? देखिए, इसमें तो डेफिनेटली अगर कोई सीरियस हेल्थ इश्यू है तो मेडिकल इंटरवेंशन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, क्योंकि लेकिन हाँ, अगर आप स्वस्थ हैं तो एटलीस्ट ये जानना हमारा बहुत जरूरी है कि जो एवरीथिंग बिगिंस विथ योर इमोशंस, थॉट से। आप चाहे स्पिरिचुअल भाषा में कह लीजिए, कर्मा बोल लीजिए, या साइकोलॉजी के टर्म्स में थॉट पैटर्न बोल लीजिए, इट इज वन एंड द सेम थिंग, बट एवरीथिंग बिगिंस विद योर थॉट। ठीक है, मेडिटेशन में जो हम सिखाते हैं, क्या ब्रीदिंग सिखाते हैं ना, बस थॉट से हटना ही बताते हैं उनको। तो क्या होता है मेडिटेशन में, क्या होता है, ब्रीदिंग आप करो, प्राण शक्ति है, हाँ, कॉस्मिक एनर्जी, यस। तो ब्रीदिंग के थ्रू हम उसको टैप कर रहे हैं। The more the thoughts you have, the more you are disconnected with the cosmic energy. Right. So first, what you have to do, you have to limit thoughtless थॉटलेस। हाँ, थॉटलेस नहीं हो सको तो मिनिमाइज तो कर ही दो एटलीस्ट थॉट्स को। लेकिन आप हर समय आप मेडिटेशन में भी नहीं बैठ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। डेली वो बहुत सारे लोगों के लिए तो मेडिटेशन में बैठना ही इतना चैलेंज है, वो इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से बैठ ही नहीं पाते वो लोग। तो बिगनिंग हम फ्लक्चुएट बहुत करते हैं अपनी, है ना, आज खुश हैं, 2 मिनट में कुछ अभी ऐसा हो गया तो कुछ और हो जाएगा, ऐसे। तो जो जिसको माइंडफुलनेस की जो बात करते हैं, या प्रेजेंट मोमेंट में, इट्स अ जर्नी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आज हमने बात कर ली और कुछ टेक्निक्स बता दी और अगले दिन से आप बिल्कुल ऊपर उठ गए। सो प्रैक्टिस। तो मेरे स्पिरिचुअल हीलिंग में भी ऐसा होता है कि लोग आते हैं, मैडम आपने वो मेडिटेशन दिया था, हमने कर लिया, फिर आज वापस बुरा क्यों लग रहा है? हमने कहा आप ये थोड़ी सोचो कि आपको, मतलब एक बार मैंने मेडिटेशन कर लिया तो आप हमेशा के लिए, आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। और प्रैक्टिस करने के बावजूद भी फ्लक्चुएशन आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हीलिंग्स आपको ये है कि आपको मजबूत ही बना देती है, आपको अवेयरनेस आ जाती है कि मेरे को फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो मुझे अपने आप को सुधारना कैसे है। हम वही कंट्रोल कर लेते हैं ना, जैसे कंट्रोल कर लेते हैं। अगर हम माइंडफुलनेस सीख जाते हैं ना, तो जैसे समझ लीजिए क्लियर पॉन्ड में आप मछलियां देख पाओगे। राइट, हाँ, है ना, लेकिन मैला पानी होगा तो अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं दिखेगा। तो जब आप एक कामनेस, माइंड आपका काम हो जाता है ना, देन यू कैन सी विद क्लैरिटी। यस, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है। मेडिटेशन में बैठ जाऊं, जैसे मैं तो कभी कभी म्यूजिक ही लगा लेती हूँ, मेरे लिए तो म्यूजिक बहुत जल्दी मुझे अपलिफ्ट कर देता है। मैं तो कव्वाली लगा के बैठ जाती हूँ। म्यूजिक इज वेरी हीलिंग। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं मैं नुसरत फतेह अली की लाउड वॉइस में कव्वाली लगा के और मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ। सूफी सॉन्ग
बस वो बहुत अच्छे लगता है मुझे तो। यहाँ पे पहुंचते और हैं। बहुत अच्छे बॉलीवुड लव सॉन्ग्स लगा, बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है। एग्जैक्टली, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ यस। फैक्ट। सो अपने आप जब शांत उसमें आ जाते हो ना, मान लीजिए किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अभी अब जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वर्क प्लेस पे हैं, बहुत एक हाई प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है, डेडलाइंस होती हैं, कभी कभी इतना वर्क प्रेशर होता है, हाँ, और सेल्स में, आईटी में यहाँ तो बहुत प्रेशर है। बहुत है, नौकरी खोने की चिंता रहती है। हम्म प्राइवेट में तो यही है, आपने जरा सा भी डिलीवर नहीं किया, बाय। ठीक है, इंसान को घर चलाना बहुत प्रेशर होता है। तो उस समय जो स्ट्रेस एंजाइटी आने लगता है, तो उसमें अपने को तो मजबूत करना ही है ना। आप अभी मतलब मैंने विटनेस किया लॉकडाउन पीरियड में, कितनी अनफॉर्चुनेट डेथ्स डेथ्स हुई हुई हैं, कोविड से नहीं हुई हैं, ऐसे अच्छे खासे, मतलब पता चल रहा है कि दैट पर्सन पास्ड अवे, दिस पर्सन पास्ड अवे, नॉट स्ट्रेस की कोविड, वजह से भी। नॉट कोविड। घर में बैठे हुए थे, आइसोलेशन में थे सब लोग, हाउस होल्ड भी कर रहे हैं, ऑफिस का भी कर रहे हैं, और इंटरेक्शन हो नहीं रहा है किसी से, तो टोल ऑन आवर मेंटल हेल्थ। वी ऑल हैव सफर्ड, वी ऑल हैव गॉन थ्रू अ लॉट, ऑल ऑफ अस। लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है ना, वो देखिए, पूजा पाठ को हम नहीं स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं until and unless your inner core is strong. And how do we assess that? No, when nothing is able to perturb you. कोई आपको और चलिए हो रहा भी, बट मोमेंटरी होता है। मोमेंटरी, आप जितनी देर आप पूजा पाठ कर रहे हो उतनी देर ही अच्छा लगेगा आपको। यू बाउंस बैक फास्टर, और एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। मैं अपनी लाइफ को किस फिलॉसफी पे बेस कर रही हूँ, मेरी लाइफ की फिलॉसफी क्या है। मैंने सुख में दुख ढूंढा है, तो मेरी मदद भगवान भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो दुख में सुख ढूंढना सीख जाते हैं, उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं। तो आप तो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से भी जुड़े हुए हैं, और बुद्ध भगवान का भी तो यही है कि दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निवारण भी है, ये हमारे हाथ में है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर है ना। तो मैं बुद्ध फिलोसॉफी को काफी फॉलो करती हूँ, मैं भगवान बुद्ध की मूवीज और इनकी बुक्स और ये सारा कुछ पढ़ती रहती हूँ, उसमें सब यही है। भगवान बुद्ध was the best counselor, was the best psychologist। मैं तो उनको इसी तरीके से देखती हूँ। मैं ये सीक्रेट एक बता रही हूँ, सबको सीक्रेट बता रही हूँ। जो हमारे मेंटर थे ना, वो कहते थे कि डू यू नो हु इज द बेस्ट काउंसलर इन द वर्ल्ड? बुद्ध भगवान। व्हाट इज इट गॉड? वो रात में 2 बजे भी याद कर लो, 3 बजे भी याद कर लो, हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपको सुनते ही जाएंगे, आपकी किसी से बोलेंगे भी नहीं। तो भगवान बुद्ध को मैंने काफी पढ़ा है, और जब आपने बोला कि आप काउंसलर हैं और फिर आप बुद्धिज्म को फॉलो करती, तो मैं समझ गई थी कि नहीं, आप बहुत टेक्निक से लोगों को समझा पाती होंगी, क्योंकि मेरी काफी सारी प्रॉब्लम्स ये बुद्धिज्म को फॉलो करने के बाद खत्म हुई, क्योंकि सारे दिन नेगेटिव चीजों को सोचना है ना, जो कुछ गलत हो गया उसी को ब्लेम किए जाना, आप ये जब तक करते जाओगे, कोई काउंसलर आपकी मदद नहीं कर सकता। जी, एक्चुअली मैम यही एक रीजन था। जब मैं प्रोफेशन में आई, तो जैसे लोगों की जो समस्या होती है ना, तो मैं बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। तो बिगनिंग में मैंने भी ट्रेनिंग लेने से पहले यही लगता था, एडवाइस ही तो कहनी देनी होगी, तो कहना होगा ऐसा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। वो तो बिल्कुल नहीं है, दीज आर हॉलो वर्ड्स, खाली शब्द, झूठी सांत्वना आप दे रहे हो। तो हमें डेप्थ में जाके बताना पड़ेगा, इसलिए हमें पहले एक व्यू पॉइंट डेवलप करना पड़ेगा। भाई, जो चीज मैं जब अप्लाई करूंगी तभी तो मैं दूसरे को बोल सकती हूँ ना। जो चीज मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करी, मैं कैसे किसी को कह दूं। तो मेरा जो फर्स्ट केस मेरी लाइफ में आया था, वो एक लड़की थी। शी वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर इन हर फैमिली, और शी लॉस्ट हर फादर ईयर अगो। तो एक तो उसने फादर को खो दिया, और बहन की जिम्मेदारी थी, मदर की जिम्मेदारी थी। तो उसको भी ऑफिस में सब लोग यही सजेस्ट करते थे, उसको बोलते थे कि समथिंग इज रॉन्ग विद हर, साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, उसको ये फील करा दिया था। उससे जुड़ने के लिए मैंने जाना कि नहीं, जो ऐसे केसेस हैं लाइफ एंड डेथ रिलेटेड, तो मुझे एक डीप पर्सपेक्टिव ढूंढना पड़ेगा पहले। कि आप चलो रिलेशनशिप्स में भी फिर भी आप समझा सकते हो, इंसान के लिए ऑप्शन होता है कि बेटर आपके लिए आएगा, लेकिन जिसने किसी को खो दिया उसके लिए हम ये भी नहीं कह सकते रिप्लेसमेंट। यस यस यस। तो फिर हम क्या कह सकते हैं। तो उसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी, और मैं उन लोगों को भी मैसेज देना चाहूंगी जो कोविड में अनफॉर्चुनेटली हमें जिन लोग से भी बिछड़ना पड़ा है। तो देखिए, तो ग्रीव करना बहुत जरूरी है। जब भी रोने का मन कर रहा हो ना किसी को याद करके, तो उसको कभी मत दबाइएगा, आंसू आएंगे तो आने दीजिए उसको,
और लाइफ इटर्नल होती है। जो भी गया है किसी न किसी दूसरे रूप में हम पा जाते हैं, हो सकता है इस लाइफ टाइम में, नहीं तो अगले लाइफ टाइम में। बॉन्ड, एक जो प्यार का बॉन्ड होता है ना, हमेशा रहता है हमारे बीच में, ठीक है। और लॉ ऑफ नेचर है, उसको तो हम गवर्न नहीं कर सकते हैं। जो भी कोई गया है, हम दोबारा प्रे कर सकते हैं कि हमें दोबारा से मिलाना, और यही प्यार का बॉन्ड हमारा बना रहे। बहुत खूबसूरत क्योंकि मैंने भी अभी फादर को खोया है मेरे, और कोविड की वजह से खोया था। और ये आप जो बता रहे हैं ना कि सप्रेस्ड इमोशन, ये प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, मम्मी मेरी ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, ब्रदर मेरा छोटा है। तो मन में ये था कि अगर मैं ही टूट गई, मैं ही रोने लगी, तो इन सबको कौन हिम्मत देगा। तो मैं रोई नहीं तो ऐसा हुआ कि गला चौक हो गया। दर्द, मुझे नहीं पता था कि ये गला क्यों दर्द हो रहा है। फिर मैं उस समय अपनी हिप्नोथेरेपी जब कराई थी, तो उन्होंने मुझे मतलब हिप्नोसिस में रुलाया, बहुत जरूरी होता है। फिर मैं जब रोई, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा वेट लिफ्ट हुआ यहाँ से थोड़ा। तो आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते रहना चाहिए, और अगर आपको कोई अपना व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो आप यू कैन गो टू अ काउंसलर, यू कैन टॉक टू अ काउंसलर ऑलवेज। नहीं, बट जब हम किसी को खोते हैं तो हमारा कहाँ जाता है, हमारा खोने, जिसको हमने खोया वो कहाँ जाता है, उससे बात करनी चाहिए उस समय ना। हाँ हाँ, तो ये हिप्नोथेरेपी में हुआ था। उन्होंने मुझे कहा था कि अपने फादर से बात करो, कंसीडर करो कि वो आपके सामने हैं और उनसे बात करो। जी, और देखिए, अगर ये तो एक भ्रम ही है हमारा, क्योंकि आप खुद ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, ये तो हमारा भ्रम है कि फादर मदर भाई बहन हस्बैंड कॉस्ट्यूम ड्रामा है जो हम एनैक्ट करते हैं। बिल्कुल, मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं होती और मेरे फादर को मैंने खोया, तो मैं अपने फादर से इतनी अटैच थी, मुझे लगता है कि मैं शायद आगे की पूरी जिंदगी कभी संभल ही नहीं पाती। लेकिन मेरे अंदर इतना समझ थी ना, इतने बड़े दुख के बावजूद ही मेरी समझ, मतलब मैं अपने आप पे आश्चर्य करी थी कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रही हूँ, लेकिन मैं कितनी काम हूँ, मैं कितनी मतलब ठीक हूँ मैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस प्रैक्टिसेस में नहीं होती तो मैं क्या करती, पता नहीं मेरा क्या होता। बिल्कुल, इसीलिए फिलॉसफी को एक अपनाना, एक मतलब जो हमें कोई भी देखिए, हर रिलीजन अपने आप में बहुत खूबसूरत है सब। ये तो हम सारे ही लोग हैं जो रिलीजन डिस्टर्न साइकोथेरेपी ही करते करते हैं। हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर जो वाकई में अगर हम समझने की कोशिश करें, सब एक ही बात कहते हाँ हैं, बिल्कुल सब बिल्कुल एक बात कहते हैं। वो तो अब हम लोग की अज्ञानता है जो हम अपने वे में उसको तोड़ मरोड़ तोड़ना देते हैं। होते हैं। तो जो एक इटर्नल ट्रूथ है, जो सत्य है हमेशा की, सोर्स तो वही कहीं है। और, ठीक है। अगर और हम कोई सब सोर्स से कनेक्टेड, और वी आर ऑल आर इटर्नल सोल्स। किसी ने मुझे जन्म दिया, ठीक है, वो इस जन्म में मेरे माँ बाप हैं, और हम कार्मिक बैलेंसेस भी तो मेंटेन करना होता है ना यूनिवर्स को। अगर उन्होंने मेरे को नेक्स्ट लाइफ में मैं उनकी पेरेंट बन के मुझे चुकाना है, तो ये तो साइकिल है, चलता रहेगा। जो भी गया है हम फिर से रीयूनाइट होते हैं और इवेंचुअली अपना कार्मिक बैलेंस सेटल करने के लिए आते हैं। और अगर लव रिलेशनशिप्स वगैरह भी हैं पास्ट लाइफ में, अगर हमने किसी को धोखे दिए हैं, तो हमारा भी उसी तरह से हिसाब होने हमें वाला है। करने पड़ते हैं। समझना सही। चाहिए। और यूनिवर्स आपकी लाइफ में हर चीज बहुत वेल कैलकुलेटेड वे में प्लेस कर, एवरीथिंग वेरी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड इन आवर लाइफ। हाँ, कोई देयर इज नो एक्सीडेंट, हर चीज वेल प्लान्ड है। हाँ, हर चीज आपको कोई, हर पर्सन सिखाने के लिए लाइफ में आता है। और मतलब मैं तो आपकी खुद ही रीडिंग देख देख के इतना कुछ समझी हूँ, जानी हूँ लाइफ की जर्नी को। तो वहां से ही इतनी मुझे तो ऐसे ही डायरेक्ट गाइडेंस मिल जाती थी। आपकी जनरल रीडिंग आपको तो पता भी नहीं होगा। नहीं पता। जो तो गाइडेंस, प्रगति जी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके साथ माइंडफुल जर्नी में वर्क करके और भी अच्छा लग रहा है। अब मेरी एक फ्रेंड ने भी शायद काउंसलिंग ली थी, मैंने भेजा था, उनके हस्बैंड की भी कोविड में ही डेथ हुई थी, तो मुझे बता रही थी कि उनको बहुत सांत्वना मिली, उनको बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं भी वही बात बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोफेशनल की तरीके से गाइड करता है तो अच्छा ही होता होगा। नहीं, आपकी तो शायद गुड विशेष थी इसलिए संभव हुआ। तो ऐसा हमारे जो मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो अभी भी इस तरह की सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, अटैचमेंट में हैं, या और भी किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स में है, तो मैं उन लोगों को आप गाइड करें, इसके लिए अपने सेशंस आप प्रोवाइड करें, तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो आपके सेशंस को हम कैसे ले सकते हैं? See, I am always there। मतलब चाहे ऑन कॉल लेना चाहते हैं, चाहे ईमेल के थ्रू लेना चाहते हैं, whichever way I am always there। ओके, थैंक यू सो मच प्रगति जी।
फॉर बीइंग हियर, और मुझसे बात करके इतने सारे प्रॉब्लम्स मेरे सॉल्व हो गए, माइंड में जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए। और मेरे सब दर्शकों को मैं बता देती हूँ कि प्रगति जी हमारे माइंडफुल जर्नी की ऑफिशियल काउंसलर हैं। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स में काउंसलिंग लेने की ज़रूरत हो तो आप मेरे ऑफिस नंबर पर संपर्क करें। मैडम से आप पर्सनल सेशन ले सकते हैं और आप बेटर फील कर सकते हैं, अपने इमोशंस को हील करने में प्रगति जी आपकी हमेशा मदद के लिए तैयार है। जी, बस एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी। जरूर। हम जो आगे वर्कशॉप करेंगे तो जिसमें Yes. अनुभूति है पहला मॉड्यूल, विच इज अबाउट। अच्छा, मैं बता देती हूँ कि मैडम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग अभी 10 दिवसीय जो हम वर्कशॉप करने जा रहे हैं वुमेन्स के लिए, उसमें हम लोग चाहेंगे कि मैडम कुछ मॉड्यूल्स देंगे आपको, उनके बारे में मैडम आपको समझा रहे हैं। हाँ, और वो हम डिटेल में एक दूसरा वीडियो उस पे बनाएंगे, बट दोज हु आर लिसनिंग इट्स फॉर देम कि तो पहला इस पे है, हम पहले समझेंगे अपनी भावनाओं को और सही मायने में what love is, though it is very difficult to define, we cannot define, but समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो कुछ स्टेजेस होती हैं एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की, उस पे हम जरा डिस्कस करेंगे वर्कशॉप में। तो हो सकता है आपका भी बिगिनिंग स्टेज में हो सकता है भी आपको इम्तिहान देने हो। जब इम्तिहान में आप पास हो जाओगे तो you will be a champion। तो अनुभूति हमारा एक मॉड्यूल रहेगा जी, और इसके बाद में फिर के बाद तृष्णा है। तृष्णा मीन्स प्यास, क्रेविंग, किसी की चाहत। कई बार हमारी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं हो पाती, या कई बार women get stuck in forced marriages also। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा अपना, जिनको आपने चाहा बट परिवार वालों ने फोर्स किया, आप दूसरे शादी में आपको करनी पड़ी, बट यू आर नॉट हैप्पी। ट्रिष्णा एक क्रेविंग बन गई है, उससे हम कैसे डील करें। द लास्ट वन, थर्ड वन इज जागृति, ओके, अवेयरनेस, अवेकनिंग, which where we will be talking about depression and what factors lead to such events, ऐसी सिचुएशन क्यों आती है, and how can we cope with that। तो ऐसे रहेगा। और इसमें हम लोग शायद कुछ इंटरैक्टिव सेशंस भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर राउंड्स भी होंगे, जैसा आपने मुझे बताया था। जी। तो आप लोग सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप में आने वाले, आपको बहुत ही अच्छे मॉड्यूल्स मिलेंगे हमारे काउंसलर के थ्रू। आप पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं और मैडम से आप 1-to-1 टॉक भी कर सकते हैं। तो थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। हैप्पी होली। होली के दिन, त्योहार के दिन आपने टाइम निकाला मेरे लिए, और आप सभी दर्शकों को भी हैप्पी होली। Thank you everyone. Thank you so much, ma'am, and happy Holi to everyone. Please take care. Bye. Take care. Bye. तो ये है माइंडफुल जर्नी का वुमेन एम्पावरमेंट 10 डेज वर्कशॉप। अगर आप एक हैप्पी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स में रहना चाहते हैं और एक अबंडेंट माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे कि कैसे स्ट्रेस और एंजाइटी से जीता जाए, कैसे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाए, वर्क प्रेशर को हैंडल किया जाए, और हमारे सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, मनी ब्लॉकेजेस और हेल्थ इश्यूज से कैसे निपटा जाए। तो इस वर्कशॉप में होंगे वीडियो लेक्चर्स, मेडिटेशंस, एफर्मेशंस, इंटरैक्टिव टॉक्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, बहुत सारी फन एक्टिविटीज और इसके अलावा लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी। तो ज्यादा देर मत कीजिए, ज्यादा मत सोचिए। अगर आप एक होलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंट माइंडसेट चाहते हैं और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं, तो 10 दिन की इस वुमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप को, जो कि अप्रैल में होने वाली है, ज्वाइन कीजिए और अपनी सीट का रजिस्ट्रेशन कीजिए आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की आता कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक
पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो